नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। चुराहटा क्षेत्र में नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। महिला सुरक्षा के लाख दावों के बाद भी प्रदेश में बढ़ रहे हैं अपराध। राजस्थानी दूल्हे को छोड़कर रेलवे स्टेशन से फरार हुई 1.5 लाख की दुल्हन। खबरें अब विस्तार से। रीवा की धोखेबाज दुल्हन, विदाई के बाद दूल्हे को छोड़ दुल्हन हुई फरार। लड़की की फोटो दिखाकर 1.5 लाख की तय हुई थी शादी। राजस्थान से रीवा आई थी बारात। आपको बता दें कि लड़की की फोटो दिखाकर 1.5 लाख की दुल्हन से तय हुई थी शादी। राजस्थान से रीवा आई थी बारात। रीवा में शादी के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का बेहद ही चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। धोखाधड़ी करने वालों में नकली दुल्हन से लेकर नकली मां, नकली भाई और नकली पंडित भी शामिल है, जिन्होंने मिलकर राजस्थान के एक परिवार को ठगी का शिकार बनाया है। पहले तो शादी के नाम पर 1.5 लाख ठग लिए, फिर दुल्हन को राजस्थान से रीवा बुलाकर मंदिर में शादी कराई गई। लेकिन जब दुल्हन की विदाई हुई तो वह दूल्हे को छोड़कर रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही फरार हो गई। फिलहाल दूल्हा अपने परिवार के साथ थाने पहुंचा और पुलिस को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की तलाश में जुट गया है। आपको बता दें कि पहले शादी तय हुई, फिर हुआ सौदा और विवाह के हुए 7 फेरे, लेकिन नई नवेली दुल्हन दूल्हे को छोड़कर फरार हो गई। हजारों सपने लिए दूल्हे के मन में जो लड्डू फूट रहे थे वो रीवा रेलवे स्टेशन में बिखर गए। दूल्हा ऑटो से भाग रही दुल्हन का पीछा करता रहा और दुल्हन रीवा की तंग गलियों में गुम हो गई। रीवा के रेलवे स्टेशन में बीती शाम हुई ये घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी, लेकिन ये कहानी पूरी हकीकत है। दरअसल बुधवार को राजस्थान से एक दूल्हा अपने परिजनों के साथ रीवा में शादी करने आया था। इस कहानी का शीर्षक 6 माह पूर्व लिखा गया था, जब हरियाणा में रह रही दूल्हे की बहन आशा सिंह से एक व्यक्ति की मुलाकात हुई, जिससे आशा ने अपने भाइयों के लिए लड़की की बात की। उस व्यक्ति ने एक नहीं 5 लड़कियों की फोटो आशा को दिखा दी, लेकिन इन सब की कीमत थी, जिसमें 1.5 लाख से लेकर 75,000 तक की लड़कियों की बात की गई। और इनमें सबसे सुंदर लड़की 1.5 लाख वाली थी, जिसका नाम शिवानी बताया गया था। दूल्हे की बहन को शिवानी की तस्वीर पसंद आ गई, जिसकी फ़ोन पर बात भी हुई और बातचीत के अनुसार आशा सिंह राजस्थान के शिखर जिला में रह रहे अपने भाई कैलाश चंद वर्मा को लेकर उसकी शादी कराने बुधवार को रीवा पहुंच गई। शादी के पहले तय की गई कीमत के अनुसार लड़की वालों ने 1.5 लाख की रकम पहले ही दे दी थी। रीवा पहुंचने के बाद एक मंदिर में शादी का मंडप सजाया गया और पंडित ने मंत्रोच्चार कर 7 फेरे भी दिलाए और बाकायदा लड़की को विदा भी किया गया। लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले ही लड़की ऑटो से उतरकर दूसरे ऑटो में सवार होकर फरार हो गई। ठगी का शिकार हो चुके दूल्हे राजा अब थाने में बैठकर अपनी बहन एवं भाइयों के साथ कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं। दूल्हे ने बताया कि जिस स्थान पर उसकी शादी कराई गई है वो एक तालाब था। पंडित टूटी फूटी मंदिर में पहले से ही मौजूद थे। लड़की के साथ उसकी माँ एवं भाई आए थे। जिस व्यक्ति ने शादी तय करवाई थी वो भी मौजूद था, लेकिन दुल्हन के फरार होने के बाद अब सभी के मोबाइल बंद हैं। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस अब शादी के दौरान खींचे गए कुछ फोटो के आधार पर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है। पुलिस का मानना है कि आधार कार्ड से लेकर माँ, भाई एवं पंडित सभी फर्जी थे, क्योंकि रीवा में सजाए गए इस रंगमंच में दूल्हे को दुल्हन का घर तक नहीं दिखाया गया था। धोखाधड़ी का शिकार हुए परिवार को लेकर अब पुलिस उस स्थान की तलाश कर रही है जहां इस पूरे रंगमंच को सजाया गया था। साथ ही उस व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है जिसके द्वारा ये शादी तय कराई गई थी। आइए सुनते हैं दूल्हे एवं उसकी बहन से प्राप्त जानकारी के अंश। बना रहे उसको पहले डिटेल तो वो सब ले लें फिर देते हैं, कोई नहीं है। हाँ मैं सुनील। क्या आप लोग उसके कभी घर गए हैं लड़की के? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं मालूम। नहीं तो बिना घर गए कैसे लड़की से संपर्क हुआ, वो शादी करने चली आई? यानी कि वो जो लड़का है ना जिसके थ्रू हमारी शादी यानी बात हुई थी, वो हरियाणा महेंद्रगढ़ में आया हुआ था। उसके थ्रू बात हुई थी और उसने एक लड़की की नहीं 4-5 लड़कियों की फ़ोटो भेज रखी है मेरे पास में, और वो है मेरे फ़ोन में अभी। अच्छा, जो वहाँ आया था, हाँ। जिससे आपका संपर्क हुआ था, हाँ। वो आदमी को आप पहचानती हैं क्या? हाँ पहचानती हूँ सर। उसका फ़ोटो है आपके पास? फ़ोटो नहीं है, फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर है उनका? हाँ। अब आप उनसे बताइए घटना के बारे में। हाँ बता दी। क्या बोल रहे हो? वो आ रहे हैं। सर बताइए क्या घटना हुई आपके साथ? सर शादी हुई कराई, शादी हुई थी कल। हम एक गाँव से आए थे। कहाँ से आए हैं आप लोग? राजस्थान से। यहाँ शादी कराने आए थे, मतलब कैसे संपर्क हुआ था आपका यहाँ? संपर्क ये दीदी है ना, संपर्क आई थी। कई महीने पहले संपर्क हुआ है? 3 महीने पहले संपर्क हुआ था।
पहले तो मैं आज चलेंगे कल चलेंगे ऐसे करता रहा, और कल मैं आ गया यहाँ, आज पहुँचा तो सुबह पहुँचा रहे हैं। शादी हुई आपकी? हाँ शादी कहाँ हुई थी? ये मंदिर के अंदर। मंदिर में शादी हुई। इसके बाद फिर दुल्हन आपके साथ कहाँ? रेलवे स्टेशन तक गई, रेलवे स्टेशन गई। इसके बाद फिर वो आप ऑटो में बैठ के वापस भाग गई। ऑटो में बैठ के भाग गई, मतलब वहाँ से आपके साथ यहाँ तक आई थी? हाँ रेलवे कौन स्टेशन। कौन आया था उसके साथ? उसकी मम्मी आई थी, वो स्टेशन पे स्टैंड पे उतर गई थी स्टेशन। और आप यहाँ कैसे भाग गई? आप लोग उसको छोड़ दिए थे या अकेले हम चले? तो टिकट कटाने के लिए चले गए अंदर। इस दौरान आप जो संपर्क हुआ था, इस दौरान आपसे कुछ पैसे भी लिए गए थे क्या? पैसे लिए थे, कितने पैसे दिए थे आप? 1 लाख रुपए दे दिए। कैसे नगद दिए थे या नकद भी दिए, 50,000 रुपये का फोन से किया था पहले। लड़की से कैसे संपर्क हुआ था आपका? किसने? एक ड्यूटी करवाई थी। तो अभी आप रिपोर्ट करने आए हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? कैलाश। चुराटा क्षेत्र में एक बार फिर चली गोली। बाइक सवार दर्जनों नकाबपोश बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। दर्जनों बाइक में सवार होकर आए थे बदमाश। एक युवक को किया घायल। 2 तस्करों के बीच गैंगवार से जोड़ा जा रहा है मामला। आपको बता दें कि बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास पुलिस को दिलाया है। चुराटा थाना क्षेत्र में आए दिन हो रही हत्या लूट जैसी घटनाओं के बाद एक बार फिर बदमाशों ने बीती रात ताबड़तोड़ गोली चलाकर दहशत का माहौल कायम कर दिया। बीती रात 9 बजे के करीबन दर्जनों मोटरसाइकिल में सवार होकर आए बदमाशों ने करहिया मंडी के सामने ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान ज्ञानी सिंह नामक व्यक्ति को निशाना बनाया गया। घटना में घायल हुए करहिया निवासी ज्ञानी सिंह ने बताया कि बाइक सवार बदमाशों ने 5 फायर किए, जिसमें उसको निशाना बनाया गया, लेकिन वो गोली से बच गया। इसी दौरान आरोपियों ने उसके ऊपर पत्थर से हमला कर दिया और वो घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर सीएसपी रीवा मौके पर पहुंच गए, जहां से गोली के खोखे बरामद किए गए हैं। घायल ज्ञानी सिंह ने बताया कि तकरीबन 1 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल में सवार होकर बदमाश आए थे। घटना को अंजाम देकर वो फरार हो गए। आपको बता दें कि इसके पूर्व हाल में ही चुराटा थाना क्षेत्र में हत्या एवं लूट जैसी गंभीर वारदातें हो चुकी हैं। सरेराह हुए इस गोलीकांड के बाद अब पुलिस एक बार फिर सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। इस दौरान एडिशनल एसपी रीवा अनिल सोनकर ने बताया कि लक्की सिंह एवं अनिल साहू के बीच गोली चालन की घटना घटी है। इस दरमियान लौटते समय एक युवक पर भी पत्थर से मारकर हमला किया गया है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर एवं पीड़ित ज्ञानी सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। क्या घटना हुई? वो 40-50 की संख्या में थे और आए तो पत्थर मारने लगे, गोली चलाए। हम बैठ गए तो पत्थर मार दिए, ये मेरे लग गया पत्थर। क्या कुछ दुश्मनी है क्या? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। कहाँ से है वो लोग, जानते पहचानते? नहीं, हम उनको जानते नहीं। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस बाद में आई थी। क्या हुआ फिर? तब तक वो लोग जा चुके थे, उसके बाद पुलिस आई। हम तो थाने में थे जब पुलिस आई है यहाँ, हम थे नहीं यहाँ। कितनी गोली चली, कहाँ कहाँ चलाई? 2-3 फायर किए हैं कहाँ पे? यहीं घर पे जी। उसके बाद भी कहीं और आए थे? इसके पहले वहाँ साहू के यहाँ चलाए हैं। क्या किसी से दुश्मनी है उनकी, क्या है? अब उनकी तो नहीं जानता, अपनी तो दुश्मनी नहीं है उनसे। हैं, वो आए बस मारने लगे, गोली चलाए तो हम बैठ गए, इतने में कोई पत्थर मार दिया। थाना चौराटा के अंतर्गत करैया गांव में आशीष साहू और लकी सिंह का आपसी कोई पैसे के लेन देन के विवाद पर लकी अपने साथियों के साथ में उसके घर जाकर हवाई फायर किया और दहशत फैलाने का प्रयास किया। वहाँ से जाने के बाद रास्ते में इसने ज्ञानी सिंह को भी मारपीट किया, उसे चोट पहुँचाई है। दोनों की फरियाद पर थाना चौराटा में मुकदमा कायम है और उनकी तलाश की जा रही है और शीघ्र पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर लकी सिंह अभी कुछ दिन पहले जेल से छूटा? हाँ, ये 307 में जेल में थे और फरियादी आरोपी दोनों ही जेल में थे और जेल में ही इनका कोई पैसे के लेन देन पर विवाद है। वेयर हाउस के कर्मचारियों पर प्राइवेटाइजेशन की गिरी गाज, बाहर किए गए हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी।
सरकार के निजीकरण के विरोध में दैनिक वेतन भोगियों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। आपको बता दें कि देश में इस समय चल रहे विभिन्न विभागों को प्राइवेटाइजेशन करने की मुहिम में अब वेयर हाउस के हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। इधर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपने नियमित होने का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर शासन के द्वारा जारी किए गए पत्र में उन्हें नौकरी से बाहर कर देने का फरमान सुना दिया गया। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आउटसोर्स करने के विरोध में आज कलेक्टर मनोज पुष्प को ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने बताया कि 24 दिसंबर 2021 को क्षेत्रीय कार्यालय रीवा से दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद 5 सितंबर 2022 को मुख्यालय से निर्णय लिया गया कि निगम में कई वर्षों से कार्यरत श्रमिकों को निगम की सेवा में न लेते हुए आरबी एसोसिएट नामक प्राइवेट संस्था में नई भर्ती की जानी है, जिसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रोजी रोटी में संकट आने के बाद सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय से हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ, जिसके कारण अब वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। हम लोग को मतलब 15 से 20 साल कम से कम बंदे 10 से 15 साल हम लोग वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में कर्मचारी हैं दैनिक वेतन श्रमिक पर। प्रबंध संचालक महोदय द्वारा कई बार मतलब जारी निर्देश दिए गए कि मतलब आप लोगों को विनियमित नियमित किया जाएगा। हम लोग के द्वारा कई बार यहाँ से जानकारी बनाई गई। पूरे प्रदेश में 3264 कर्मचारी हैं, सबको एक जाई मतलब आरबी एसोसिएट नामक संस्था को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए आदेश जारी किया गया है। उस संबंध में हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे गए हैं। उनके लिए शासन ने कई बार मतलब प्रबंधन ने कई बार मतलब निर्देश जारी किए गए कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा, विनियमित किया जाएगा। बार बार जानकारी मांगी गई, हम लोगों के द्वारा बार बार वहाँ से जानकारी भेजी गई, लेकिन वहाँ हम लोग गए तो वहाँ पे प्रबंध संचालक महोदय द्वारा कहा गया कि आपको जानकारी यहाँ नहीं आई है। हम लोग उसके बाद यहाँ पे आए, हड़ताल के लिए बैठे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावों के बाद भी मध्य प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, महिला सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होने के लाख दावों के बाद भी हकीकत बेहद गंभीर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग हर जिले में महिला थाना की स्थापना की जा चुकी है। ऊर्जा डेस्क के माध्यम से अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष जून तक महिलाओं के प्रति अपराधों में 25% की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दहेज, प्रताड़ना और दुष्कर्म के मामलों में हुई है। दुष्कर्म में 8% तो सामूहिक दुष्कर्म के केस में 4% से अधिक की वृद्धि हुई है। छेड़छाड़, अनैतिक व्यापार जैसे अपराध भी अधिक हुए हैं। वहीं शासन स्तर पर भी अपराध पर अंकुश लगाने पुलिस विभाग द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस बारे में एडिशनल एसपी विवेक लाल द्वारा बताया गया कि गृह विभाग के निर्देशानुसार कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें मुस्कान अभियान अंतर्गत गुमशुदा हुई किशोरियों की जांच पड़ताल कर उन्हें घर वापस लाया जा रहा है। इसी तरीके से स्वयं सिद्धा योजना को लेकर पुलिस द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए कराटे का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा विभिन्न कैंपेन के माध्यम से बच्चियों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। वहीं जब हमने सामाजिक कार्यकर्ता, महिला एवं छात्राओं से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि शासन को गंभीरता से इस विषय पर काम करने की जरूरत है। साथ ही सोशल साइट्स की वजह से भी अपराध में बढ़ोतरी हुई है। कुछ साइट्स पर बैन लगाने की जरूरत है तथा सरकार के साथ साथ सामाजिक लोगों को भी आगे आकर इस पर जागरूकता कार्यक्रम करने की जरूरत है। वहीं दुष्कर्म मामले में न्यायालय प्रक्रिया को नियत समय के अंदर सुनवाई कर कार्यवाही करने की जरूरत है। प्रस्तुत है इस संबंध में आम जनता सहित एडिशनल एसपी विवेक लाल से प्राप्त जानकारी के अंश। चूँकि मैं बाल कल्याण समिति सदस्य भी हूँ, तो इसलिए कई तरह के ऐसे केस हमारे सामने आते हैं जो कि मतलब ऐसा लगता है कि ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है। 6-7 साल की बच्चियों के साथ गलत होता है, जो कि कोई उनका आसपास का रिश्तेदारी होता है, कोई बहुत बाहर के लोग भी नहीं होते हैं। पहले हम लोग देखते थे कि जब हमारा बचपन था तो आस पड़ोस के लोग हों, चाचा मामा, सब ये अपना परिवार ही था जो कि बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन आज का जो परिवेश है उसमें महिलाएं, बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि घर के अंदर ही जब बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर बाहर की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। सबसे ज़्यादा ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल जो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि बच्चों को एक
ऐसी चीज़ बहुत जल्दी बच्चे मैच्योर हो रहे हैं उसको देख के, वो मुझे लगता है इन चीज़ों पे बैन लगना चाहिए। और हमारी महिला पुलिस से भी मैं ये अनुरोध करती हूँ कि इस तरह के जो अपराध होते हैं उनमें बहुत सख्ती बरतें। और मैं सरकार से भी यही चाहेंगे कि वो इस मामले में बहुत कर ही रही है सरकार, लेकिन हम चाहते हैं कि और जो भी चीज़ें बच रही हैं उनको भी सख्ती से निपटा जाए। जो एक्ट बने हैं वो तो उसके ज़रिए तो इन चीज़ों पे काफ़ी रोक लगी ही है, और जो भी और समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार को सबसे महत्वपूर्ण कदम ये उठाना चाहिए कि जिन भी महिलाओं, बच्चियों, किसी के भी साथ यदि कोई भी दुष्कर्म करता है, उनके दुष्कर्म का निर्णय 6 माह के भीतर लिया जाना चाहिए। और यदि ये सिद्ध होता है कि उस व्यक्ति ने किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया है तो उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बेल मिलती है, वो बाहर निकलते हैं, वो पीड़िता को धमकाते हैं, उनके परिवार वालों को अलग अलग धमकियां देते हैं और उन्हें जान का भी खतरा होता है। तो मेरी सरकार से सबसे बड़ी यही अपील है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए यदि 6 माह के भीतर निर्णय होने लगेगा तो सबसे पहली बात है, जो लोग ऐसा जुर्म कर रहे हैं उनको डर होगा, भय होगा और वो ऐसा करने से डरेंगे। महिलाओं के संबंध में शासन की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, जैसे उड़ान है। उड़ान में हम अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं। स्वयं सिद्धा भी चल रही बच्चों के लिए, तो स्कूलों में आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें। उसके अलावा मुस्कान ऑपरेशन भी हमारे यहाँ, जो बच्चे कहीं से चले गए हैं या जिन पे अपराध पंजीबद्ध है उसको लेकर के हम कार्रवाई कर रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चों को दस्तयाब कर रहे हैं। इसके अलावा महिला ऊर्जा डेस्क हमारे यहाँ फैमिली काउंसलिंग के लिए संचालित हो रही है। समा योजना जो हाई लेवल पे इसकी फीडिंग करके हम लोग कुछ बड़े मैटर या इस तरह के मैटर होते भेजते, उसमें एडवोकेट के माध्यम से काउंसलिंग होती है और उसका काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है। इस तरह से बहुत सारी योजना जो महिलाओं के लिए है, पुलिस विभाग अच्छी भूमिका अदा कर रहा है उसमें और हम लोग को सफलता मिल रही है। अभी समा योजना की जो बात कर रहे हैं, तभी हमारा फर्स्ट रैंक आया है पिछले हफ्ते में इसका। प्रस्तुत है रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइब। प्रदेश में चोरी की सरकार, पत्रकार वार्ता में कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र मिश्र ने। कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान के दूरगामी प्रभाव होने की बात कही। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य समिति सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता राजेंद्र मिश्र ने राहुल गांधी द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा के दूरगामी प्रभाव करार दिया है। अपने आवास में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि राहुल गांधी ने 6 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में 3000 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से मिलेंगे। अब लोगों को ये शिकायत नहीं रहेगी कि वो किसी से नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में करोड़ों लोगों से वो मिलेंगे। उन्होंने कहा कि देश में इन दिनों भ्रष्टाचार, अलगाववाद, जातिपात व मजहब के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं। महंगाई चरम पर है, अपराध बढ़ रहा है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा भाजपा की ताबूत में कील का काम करेगी। श्री मिश्र ने कहा कि प्रदेश को भाजपा सरकार चोरी की सरकार है, जिसमें जनता पहले ही उन्हें नकार चुकी है। राजेंद्र मिश्र ने कहा कि वह भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में इटार पहाड़ से बुधवार तक यात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा में इस तरह की यात्रा निकाली जानी है। आइए सुनते हैं पत्रकार वार्ता के अंश। मुझे लगता है कि इस समय देश की जो परिस्थितियां निर्मित हैं, कभी सांप्रदायिकता का नारा गढ़ा जाता है, कभी ईडी का खौफ दिखाया जाता है, तरह तरह की चीज़ें इस देश में मोदी सरकार ईजाद कर रही है। जो सरकारें बनी हुई हैं उनको बिगाड़ने का खेल, चारों तरफ से एक तरीके से ये वातावरण निर्मित किया जा रहा है कि जो कुछ है हम हैं, हमारे अलावा अब कोई नहीं है। जब आज देश में इस तरीके का वातावरण मोदी के द्वारा निर्मित है, उन्होंने जनता के बीच में जाने का फैसला कर लिया है और कोई 3000 किलोमीटर की ये रास्ता उन्होंने चलने का फैसला किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब ने भी, ये कांग्रेस जनों का एक तरीके से संकल्प है
कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में वो तमाम सारे लोग जो विधायक, पूर्व विधायक रह चुके हैं, उस स्तर के लोग हैं, वो राहुल गांधी के इस पदयात्रा के समर्थन में रैलियां निकालें, आम जनमानस से बातचीत करें और जो परिस्थितियां हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, उसको जनमानस के बीच में लाने का काम करें। इस यात्रा का यही उद्देश्य है। जमीन ठगी के मामले में दूसरे पक्ष ने पत्रकार वार्ता कर क्रेता चेतमणि त्रिपाठी पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि विगत दिवस कम जमीन का करार कर अधिक जमीन हथियाने की साजिश का उप रजिस्ट्रार ने किया था भंडाफोड़। आपको बता दें कि पुरैना निवासी चेतमणि त्रिपाठी एवं उसके 2 भाई एवं बहन ने संयुक्त रूप से कोष्ठा स्थित भूमि के अंश रकबा 2700 वर्ग फीट का भूखंड मनीष चांदवानी निवासी रीवा के बीच बिक्री का करार हुआ था, जबकि रजिस्ट्री में 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन का विक्रय विलेख तैयार किया गया था। इस मामले में आज मनीष चांदवानी ने विक्रेता चेतमणि त्रिपाठी पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा अपने परिवार को धोखे में रखकर जमीन विक्रय की जा रही थी। फिलहाल रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कैंसिल कर दी है और जांच की बात कही है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। मैंने एक ज़मीन ली थी 27/6 को चेतमणि त्रिपाठी से। राजीव शुक्ला जी ये हैं, इनके माध्यम से मैंने उनसे ज़मीन ली थी। 2700 वर्ग फीट का मेरा उसका सौदा हुआ था पूर्व में, है ना। उसके बाद वो अक्सर मेरे पास आने लगे, बीच बीच में पैसों की डिमांड करने लगे। उस ज़मीन में 4 हिस्सेदार थे। चूँकि उनके भाई बहन बाहर रहते थे तो उन्होंने ये कहा कि जब वो आएंगे तब रजिस्ट्री होगी, आप मुझे आवश्यकता अनुसार पैसे देते जाइए। तो कभी 10,000, 20,000 ऐसे, कभी 50,000, तो बीच बीच में लेते रहे। उसका पूरा लिखित मेरे पास है। तो 2 तारीख को मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को कि मेरे भाई बहन अब अगले हफ्ते आने वाले हैं, आप मुझे 1 लाख और दे दीजिए और आप मेरे से पूरी ज़मीन का सौदा कर लीजिए। 1 एकड़ 40 या 45 डिसमिल है, कंफर्म नहीं बताया था। तो 2 सितंबर को उन्होंने उसी एग्रीमेंट में पीछे लिख करके मुझे 1 लाख रुपए लिए और पूरी ज़मीन का सौदा किया। जब भाई बहन आए उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री करने के लिए, तो रजिस्ट्रार का एक सिस्टम ही है, पूछते हैं कि कितनी आप ज़मीन बेच रहे हो, ले रहे हो। तो उन्होंने उससे पूछा, तो जब पूछा तो भाई बहनों को नहीं मालूम था कि ये पूरी ज़मीन का सौदा किए हैं। उनको ये मालूम था कि ये 2700 फुट का ही सौदा किया है। तो आपस में ये लोग वहाँ लड़ने लगे। जब लड़ने लगे तो चेतमणि त्रिपाठी जिसने ज़मीन का सौदा किया था वो भी पलट गया। उसने कहा कि हमका क्या पता भैया, का लिखवा दी ही नहीं, हम नहीं जानी कुछ। जब प्लाट बुक कराया जाता है किसी ज़मीन रजिस्ट्री के लिए, तो रफ रजिस्ट्री दी जाती है उसको पढ़ने के लिए, क्या उनको दी गई थी? बिल्कुल दी गई थी, उन्होंने साइन किए हैं सारे पक्ष। हम तो बाद में पहुँचे हैं, वो पहले से ही थे वहाँ पे। वो रजिस्ट्री उसी ने तैयार कराया था? हाँ, हम तो गए ही नहीं उस टाइप वाले के पास। वहाँ CCTV फुटेज हो, देख सकते हैं आप। मैं गया ही नहीं हूँ। जो रजिस्ट्री लिखवाई गई वो ऋण पुस्तिका लेके आया था, उसने लिखवाई है। मैं तो गया ही नहीं हूँ वहाँ पे। उसने लिखवाई? हाँ, उसने लिखवाई। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि जो रजिस्ट्री जो स्टाम्प, हाँ, जो रजिस्ट्री लिखवाई गई हो फाइनल रजिस्ट्री ना होकर तीसरी रजिस्ट्री वहाँ पेश की गई जो बाद में पहले से लिखवा के रखी गई थी और रजिस्ट्री करवाने का प्रयास किया गया, क्या ये नहीं हो सकता? जब सौदा ही 140 का हुआ और पैसे में 3.5 ही तो दावा कर रहा हूँ और बाकी मैं खड़ा था देने के लिए, तो उसमें गफला कहाँ से क्या हो गया? आप पूरी ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। तो जो पूरी ज़मीन में 4 खातेदार हैं कि चारों को रजिस्ट्री पढ़ने के लिए दी गई थी आपके सामने? मेरे सामने नहीं दी गई थी, मैं सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस ही पहुंचा हूं। रजिस्ट्री पेश करने आप गए थे? रजिस्ट्री पेश करने आप गए थे क्योंकि खरीदार आप थे? हाँ। तो पेश आपने की होगी? मैं नहीं, देखिए जिसने रजिस्ट्री टाइप की वो ना लेके जाता है और ये लोग वहाँ से आए थे। जाएगा, हाँ, आपके साथ जाएगा, फिर रजिस्ट्री करवाने वालों को बुलाया जाता है कि आप इससे भी बेच रहे इतनी ज़मीन, क्या ये सही है? नहीं, गलती कैसे है? 1 एकड़ 40 डिसमिल का ही सौदा था, तो गलती कहाँ? वही तो रजिस्ट्री पेश की गई, 140 की ना रजिस्ट्री पेश की गई। यदि वो लोग जो खातेदार है, 4 खातेदार, यदि रजिस्ट्री पढ़े होते तो फिर ऐसा नाटक क्यों किया? भाई ने, चेतमणि ने अपने भाई बहनों को नहीं बताया था कि पूरी बेच रहा है। उसको ये था कि हम पूरा पैसा खाएंगे, उनको कम देंगे, जैसा रहा वो मुझे नहीं मालूम। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।